अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हैं। MJT 101 की जो है ना, हम फर्स्ट वाली जो असाइनमेंट्स हैं ना, उसको अब हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है ना, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो पहले नंबर पे हमें ये कहता है जी, इसको असाइनमेंट को करने से आपको क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा। वो कहता है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिगार्डिंग द टॉपिक्स फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन, कि आपको फिक्स एसेट्स और डेप्रिसिएशंस के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमारे पास 5 हैं। ठीक है, अब वो सारी की सारी इस असाइनमेंट के थ्रू कवर नहीं होंगी। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है इनकम स्टेटमेंट का, बस वो इसमें थोड़ा टच है। बाकी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस सच है इस असाइनमेंट में कवर नहीं होगी। अब जो डाटा गिवन है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले कहता है जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बिजनेस कंसर्न एज 30 जून 2021। अब इसको अंडरलाइन कर लें, 30 जून 2021 को हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 30 जून 2021 को। सबसे पहले उसने हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया, प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट दी गई है। हमें कैसे पता चला ये ओरिजिनल कॉस्ट है या बुक वैल्यू है? साथ में वो नीचे बता रहा है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 20,000। क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या होती है? जो एसेट परचेज़ किया है उस टाइम से लेके 30 जून 2021 तक, अब तक इस 1 लाख वाले एसेट के ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन हो चुकी हुई हैं लास्ट ईयर्स में। वो 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दी है 20,000। कैश इन हैंड हमारा करंट एसेट्स होता है, वो उसने दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस दिया है हमें। क्रेडिटर्स दिए हैं, करंट लाइबिलिटी है। सन्ड्री डेटर्स हैं, करंट एसेट्स है। बैड डेट्स जो ड्यूरिंग द ईयर जिनका हमें कंफर्म हो गया कि ये हमें डेटर से पैसे नहीं रिसीव होने, वो बैड डेट्स है। ये एक्सपेंस है, वो कितना है 1575। फिर नेट सेल्स, नेट सेल्स का मतलब होता है कुछ जो सेल्स रिटर्न्स हैं वो इसमें से ऑलरेडी लेस हो चुकी हुई हैं। फिर बैंक चार्जेस हैं। लोन गिवन टू ABC ब्रदर्स, ये आपने किसी को लोन दिया हुआ एसेट है आपका। नेक्स्ट है कैपिटल या ऑनर इक्विटी, ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो कैपिटल 2,50,000 है। फिर है लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से कितना लोन लिया हुआ है वो लाइबिलिटी है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव 10,000, ये इनकम है। रिटर्न इनवर्ड्स, ये सेल्स रिटर्न है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि भाई इस सेल्स रिटर्न को सेल्स में से हम लेस करें। नहीं भाई, ये नेट सेल्स का वर्ड मेंशन है, इसका मतलब है ऑलरेडी इसमें से आपने ये वाली जो सेल्स रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड्स लेस कर दी हुई हैं। नेट, नेट का मतलब है कि ऑलरेडी ये लेस हो चुका हुआ। ठीक है, कैरिज आउटवर्ड, आपने कोई चीज़ सेल किया उसके अगेंस्ट आपने कैरिज पे किया उसको। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है इसको अच्छे से ज़रा रीड करते हैं। कहता है इन एडिशन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन द अबव इंफॉर्मेशन, वन मशीन कॉस्टिंग 30,000 वाज बॉट ऑन 1 अप्रैल 2021। कहता है एक और आपने मशीनरी परचेज़ किया 30,000 की, लेकिन किस डेट को परचेज़ किया? 1 अप्रैल 2021 को। हमारा ईयर कब एंड हो रहा था जी? 30 जून 2021 को। अब उसने 1 अप्रैल 2021 को ये एसेट परचेज़ किया, तो भाई 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक कितना टाइम बनता है, ज़रा ये तो कैलकुलेट करें। ये जो आपने मशीनरी परचेज़ किया 30,000 की, वो किस डेट को परचेज़ किया जी? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2020 तक 21 तक सॉरी, कितना टाइम बनता है भाई? अप्रैल का मंथ कंप्लीट है, मई कंप्लीट है, जून कंप्लीट। तो इसका मतलब ये वाली जो मशीनरी नई आपने परचेज़ की है ये 3 मंथ यूज़ हुई है। तो इसका मतलब इस 30,000 वाली मशीनरी के ऊपर अगर हमको डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो 3 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ना कि फुल ईयर के। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहा है? बेसिक पॉलिसी ऑफ द चार्ज डेप्रीसिएशन इज टाइम प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूज़
प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रीसिएटेड 10% पर एनम। कहता है डेप्रीसिएशन आपने 10% पर एनम लेनी है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है कि भाई हर साल आपने डेप्रीसिएशन उस वैल्यू के ऊपर लेनी है, या ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब कि जिस वैल्यू को आपने एसेट परचेज़ किया। अभी जब हम ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आएगी फिर देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वो डाटा क्या कहता है, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेंटेन एट 5%। ठीक है जी। अब वो कहता है कि जो आपके पास डाउटफुल डेट्स हैं वो 5% है। नेट लॉस फॉर द पीरियड 75,000, इस पूरे टाइम पीरियड में उसको जो उसको लॉस हुआ वो 75,000 का। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है, कहता है देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फाउंड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 30 जून ईच ईयर। तो पहले भी उसने बता दिया था कि ये जो डाटा दिया गया 30 जून 2021 को है, तो आपका ईयर भी कब क्लोज हो रहा है, 30 जून 21 को। तो इसका मतलब ये सारा जो डाटा गिवन है ये एट द टाइम ऑफ एंड है। ठीक है, तो 30 जून को ही वो कह रहा है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं आप लोग। फर्स्ट है, सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेकंड नंबर पे क्या कैलकुलेट करना है, परचेजेस कैलकुलेट करनी है। थर्ड वो कह रहा है जी नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। थर्ड 3 रिक्वायरमेंट्स ये होगी। और फोर्थ पे वो कह रहा है जी सन्ड्री डेटर्स टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। कहता है आप सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस बताओ जो आपने रिपोर्ट करनी है कहाँ पे जी, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट कहता है जी ऑनर इक्विटी का बैलेंस भी बताओ जो आपने रिपोर्ट करनी है कहाँ पे जी, बैलेंस शीट। अब वो नोट दे रहा है, इस नोट को जरा अच्छे से पढ़ेंगे फिर आगे हम असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। कहता है प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर एनी लेजर अकाउंट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वो कहता आप मुझे इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट या कोई भी लेजर अकाउंट ना बना के बताएं। ठीक है, जस्ट सॉल्व द गिवन क्वेश्चन विद नेसेसरी वर्किंग। अब उसने मेंशन किया है कि भाई आप जो जो रिक्वायरमेंट की गई है, रिक्वायरमेंट क्या हुई है जी, रिक्वायरमेंट पहले नंबर पे ग्रॉस प्रॉफिट की हुई है, सेकंड पे क्या हुई है, परचेजेस की हुई है, थर्ड पे क्या हुई है, नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फोर्थ पे क्या हुई है, सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट, और फिफ्थ पे क्या हुई है, ऑनर इक्विटी का बैलेंस आपने बताना जो आपने रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट। वो कहता है कि आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कोई भी लेजर अकाउंट ना बताओ, बल्कि इन रिक्वायरमेंट्स के आंसर दो जी। ये 5 उसने रिक्वायर्ड किए हैं विद नेसेसरी वर्किंग। ये नहीं होगा कि जस्ट आप उनके आंसर कैलकुलेट करके बता दें, बल्कि जो जो रिक्वायर्ड होंगे नेसेसरी वर्किंग जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनको आप साथ में सोल्व करें। एक बात लाजमी ये याद रखना कि आप इन नेसेसरी वर्किंग को करोगे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और नंबर 2 आपको ये असाइनमेंट कॉपी पेस्ट भी नहीं करोगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जितनी भी ये यूट्यूब पे या इधर पड़ी हुई हैं सारी की सारी जो है ना असाइनमेंट्स, उन्होंने जस्ट बच्चों ने कॉपी पेस्ट करनी है, फिर मार्क्स नहीं आने। वर्किंग कंपलसरी है, किसी ने वर्किंग नहीं की, ये मेंशन भी नहीं किया। अच्छा जी, सेकंड नोट पढ़ते हैं जी। एनी मिस्टेक इन एनी पार्ट विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स। वो कहता है अगर सपोज ये फर्स्ट पार्ट आपने ग्रॉस प्रॉफिट किया है या परचेजेस वाला पार्ट्स किया है या नेट बुक वैल्यू सो ऑन, कोई भी अगर आपने पार्ट आपने उसको उसमें मिस्टेक किया, उस पार्ट्स के आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। वो कहता है सो बी केयरफुल इन होल सॉल्विंग द असाइनमेंट्स। ठीक है जी। थर्ड रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ते हैं जी। कहता है मैंशनिंग ऑफ ऐड आर प्लस साइन, कि मीन्स कि जो आपका प्लस या माइनस हो रहा है उसका आप साइन लाजमी मेंशन करें। क्या साइन उसने बता दिया, प्लस का ये साइन है, लेस आर माइनस साइन आर नेसेसरी, ये साइन लाजमी मेंशन करें। विद वर्किंग, फिर उसने साथ में मेंशन किया विद वर्किंग इन केस ऑफ एडिशन आर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अदरवाइज मार्क्स ऑफ वर्किंग विल नॉट बी अवॉर्डेड। कहता है आपको वर्किंग के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि भाई इस असाइनमेंट में वर्किंग के मार्क्स होने हैं। वो कह रहे हैं ना अदरवाइज मार्क्स ऑफ वर्किंग विल नॉट बी अवॉर्डेड, तो इसका मतलब वर्किंग के कोई मार्क्स हैं, तो वो कह रहा है ना कि वर्किंग के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है जी। अब असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करना है वो आप लोग अच्छे से समझते हो। इस असाइनमेंट को मैं सॉल्व कैसे करना है या इसके लिए वर्किंग कौन कौन सी होनी है उनको समझा देता हूँ, फिर आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी।
सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें जी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी। अब हमने फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट करना जी ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपने एक वर्किंग पढ़ी होगी या आपको इनकम स्टेटमेंट जब पढ़ी होगी उसमें आपने इनकम स्टेटमेंट में स्टार्ट में ये आपने पढ़ा होगा जी कि सेल्स में से आपने लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। लेकिन एक बात यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, वो नेट सेल्स की होनी है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। अब सेल्स उसने क्वेश्चन में हमें बताई हुई है भाई नेट सेल्स। अगर हमें ये नेट सेल ना बताता, हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करते, मींस ये जो रिटर्न इनवर्ड्स है इसको लेस करते। लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है कि भाई नेट सेल का बैलेंस है 65,000। तो आप यहाँ पे नेट सेल्स में मेंशन करें 65,000। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, सेल्स में से लेस कर लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना आप ये लेस का वर्ड ना आप यहाँ पे साइन लगा लें। ठीक है जी। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। सेल्स का बैलेंस कितना आपके पास 65,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली होता है क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, एड एक्सपेंसेस, जो गुड्स को परचेज करते वक्त आपके एक्सपेंसेस होते हैं उनको। ठीक है। फिर उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, देन आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस आता है। लेकिन जो असाइनमेंट उसने दी है उसमें उसने हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमें बैलेंस बताया हुआ है भाई 25,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25। तो सेल्स का बैलेंस कितना है जी 65,000 नेट सेल्स, ये लाजमी ये लेस करना है, ये लेस का साइन लगाना है आपने, ये ना लिखना। ठीक है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस देखें आपके पास क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000। तो भाई सेल्स का बैलेंस आपके पास कितना है 65,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस आपके पास आ गया 25,000। ठीक है जी। इसको लेस कर ले, आपके पास आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट। देख लें जी कितना आ रहा है 40,000। ठीक है जी। ये 40,000 आपके पास क्या आ गया जी ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा एक बात और जेन में रखना, अगर ये नेट सेल में से लेस करते कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आंसर अगर आ जाता माइनस में तो ये हमारा ग्रॉस लॉस होना था। ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम जी। अच्छा जी, सेकंड स्टेप उसने क्वेश्चन में हमें पूछा है जी, सेकंड जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसने हमें पूछा जी परचेजेस का बैलेंस बताएं। अब ये पूरा डाटा जो गिवन है उसमें देखें परचेजेस है हमारे पास नहीं है। अब परचेजेस हमने फाइंड आउट करनी है जी, परचेजेस कैसे फाइंड आउट होती हैं ज़रा देखते हैं। अच्छा देखो सबसे पहले ना परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए ना हम ना कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको समझते हैं पहले। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली किसके इक्वल था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली इसके इक्वल था जी ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करते थे परचेजेस नेट, अगर कोई परचेजेस रिटर्न का बैलेंस होता था, ठीक है जी, अगर कोई परचेज डिस्काउंट होता था वो हम इसमें से लेस कर लेते थे। अब इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक उसने क्वेश्चन में बताया जी ओपनिंग स्टॉक 15,000। ठीक है जी, आप ओपनिंग स्टॉक लिख लें जी 15,000। अब परचेजेस तो हमने फाइंड आउट करनी है, ऐसे ही है ना। ओपनिंग स्टॉक में जब परचेजेस का बैलेंस ऐड होता था तो हम उसको नाम देते थे जी मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल, मटेरियल अवेलेबल कि इतना मटेरियल आपके पास अवेलेबल है जो हमने सेल करना। लेकिन जब ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस को ऐड करेंगे तो मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल आएगा ना। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल कैसे कैलकुलेट होगा अगर ओपनिंग स्टॉक में जब परचेजेस ही नहीं ऐड होंगे। ठीक है जी।
अब इसमें से हम लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। किस में से लेस करते थे? ये भाई मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल का जो आंसर आता था उसमें से हम लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक। लिटरली ये हुआ कि उसने क्वेश्चन में ये बताया हुआ है देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फाउंड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। आपके पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्या मतलब इस बात का कि भाई जितनी भी चीज़ें उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मींस ओपनिंग स्टॉक था, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, इस ईयर का जो ओपनिंग बना उसमें आपने ऐड किसको करना था? ये परचेजेस जो ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेजेस किए होंगे। अब यही तो हमने मालूम करनी थी, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस जितनी भी ऐड हुई वो जो बैलेंस आपके पास बचा मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल वो सारे का सारा सेल होगा, इसलिए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक मालूम नहीं करना, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्या बताया, देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक फाउंड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड। क्यों नहीं है भाई? इसलिए नहीं है क्योंकि सारे का सारा आपका स्टॉक जो है, जो गुड्स हैं वो आपकी सेल हो चुकी होंगी, इसलिए नहीं है। अब देखें जी, ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं परचेजेस, जो कि हमने मालूम करनी है भाई। जब इसमें ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ने ऐड होना था तो आंसर आना है ना मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से हम लेस करते होते थे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो आपके पास आंसर आता था जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आता था जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम मालूम करते थे, लेकिन उसने इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है। कितनी है भाई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,000। कितनी दी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 25,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे मेंशन कर लें भाई 25,000। अब देखें जी, अब हम रिवर्स अप्रोच जाएंगे। रिवर्स अप्रोच जाते वक्त एक बात ध्यान में रखना, जो चीज़ ऐड हो रही हो ना उसको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो सबट्रैक्ट हो रही हो उसको हम क्या कर देते हैं? ऐड। रिवर्स जा रहे हैं ना, जैसे ये देखो ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो रहा है परचेजेस। अगर हम रिवर्स जाएंगे तो इस वाले बैलेंस में इसको क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम रिवर्स जाते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब क्लोजिंग स्टॉक लेस होना था ना, तो इसको रिवर्स जाते हैं तो भाई इसमें इसको ऐड करना, ये तो है ही नहीं, तो सेम एल्स ये वाला बैलेंस आपके पास यहाँ पे आ जाना था 25,000, ठीक है जी। अब इसका और इसका डिफरेंस ले लें 25,000 और 15,000 का, या इसमें से इसको लेस कर लें तो बात एक ही है। तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला बैलेंस डायरेक्टली किस में से लेस हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक में। तो आपके पास आंसर आ जाएगा परचेजेस का। अब आपने परचेजेस फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला अप्लाई करना है जी? परचेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना है जी? 25,000। अब इसमें से आप लेस कर दें जी ओपनिंग स्टॉक। लेस क्या कर दें जी? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना है जी? 15,000। उसमें से इसको लेस कर लें, बट 25,000 में से 15,000 लेस कर लें तो आपके पास 10,000 आ जाएगा। ये आपके पास बैलेंस है जी परचेजेस का। किसका बैलेंस है जी? परचेजेस का, ठीक है। अभी बाकी जो दो है वो भी मैं अभी सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन अभी मैं जहाँ बैठा हूँ एक्चुअली जब मैंने ये स्टार्ट किया ना लाइट चली गई है, तो मतलब मैं इस तरफ बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ। अभी मैं फिर आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बाद में करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।